नमस्ते, सलाम, शो से आदाब दोस्तों, मेरा नाम गगन है और आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं डोंट लुक अप। दोस्तों ये मूवी अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और कल रात को मैंने इसे देखा और मैं अपने आप को इसे एक्सप्लेन करने से रोक नहीं पाया दोस्तों, सच बता रहा हूँ। मतलब आज के हमारे देश के या बाकी जितने भी देश के पॉलिटिशियंस हैं ना, उनके मुंह पर ये तमाचा है मूवी। आपको इसे जरूर सुनना चाहिए दोस्तों। मेरे पास बहुत सारी मूवी लाइनअप थी कि उनको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन नहीं, मैंने कहा पहले तो ये मूवी एक्सप्लेन करनी बनती है बॉस। तो दोस्तों हमारा चैनल अभी नया है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको मेरी आवाज में वीडियो देखना अच्छा लगता है दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक भी करें। अब दोस्तों बिना किसी देरी किए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी उस टाइम की है जब धरती पर एक कॉमेट टकराने वाला था। कॉमेट होता है धूमकेतु दोस्तों, यानी कि जब भी वो धरती से टकराता है पूरी धरती तबाह हो सकती है, क्योंकि उस कॉमेट का साइज हिमालय पर्वत जितना बड़ा था। एक लड़की है केट डेबियास्की जो कि एक साइंटिस्ट है, वो नासा में काम करती थी। उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देखा कि ये कॉमेट तो धरती की तरफ ही आ रहा है। वो सबसे पहले अपने प्रोफेसर को इस बारे में बताती है। उसके प्रोफेसर का नाम रैंडल होता है, जो कि लियोनार्डो डिकैप्रियो ने निभाया इनका कैरेक्टर। इनको केट डेबियास्की बताती है कि ये देखिए कॉमेट हमारे पास आ रहा है। वो बेचारे चौंक जाते हैं। इसके बाद वो लोग कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर रैंडी क्या करते हैं, इस बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, पूरा कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिक्स लगाते हैं कि हम कैसे साबित करेंगे पॉलिटिशियंस के सामने कि ये कॉमेट हमारी तरफ आ रहा है। वो सबको कहते हैं कि ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है दोस्तों, हमने कुछ खोज निकाला और सही टाइम पे तुमने इसे देख लिया, इससे हम पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा सकते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, ये धूमकेतु की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और ये धूमकेतु इतना बड़ा है कि अगर ये पृथ्वी तक सही सलामत आ गया, अगर हमने इस पर रॉकेट नहीं दागे तो ये तो पूरी धरती का विनाश ही कर देगा। इसलिए डॉक्टर मिंडी कहते हैं कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खबर खुफिया होनी चाहिए, नहीं तो लोगों में तांडव मच जाएगा। और वो अपनी रिसर्च को जारी रखते हैं दोस्तों। अब चूंकि ये साइंटिस्ट थे तो इन्होंने अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से पता कर लिया कि ये जो कॉमेट है वो धरती से 6 महीने और 14 दिन बाद ही टकराएगा। इसीलिए वो इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए नासा में फोन लगाते हैं और उनकी बात होती है टेडी नाम के एक शख्स से, जो कि एक प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के हेड है। और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस पर नजर रखना ही, ऐसे डिजास्टर्स पर नजर रखना ही इनका काम है दोस्तों। इसलिए जैसे उनको वो फोन करता है रैंडी, वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और नासा वाले भी ये देख के चौंक जाते हैं और वो रैंडी से कहते हैं कि जी हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें इस बारे में जल्दी राष्ट्रपति से मिलकर कुछ न कुछ समाधान निकालना चाहिए। टेडी मिंडी और केट से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जिस शहर में मैं हूँ वहां पर आ जाओ, हमें जल्दी व्हाइट हाउस जाना है। इसीलिए वो लोग प्लेन में इमरजेंसी में रातों रात व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं। व्हाइट हाउस का माहौल तो बिल्कुल ही चकाचौंध भरा है। उनसे वेट करवाया जाता है, सब लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि मतलब प्रेसिडेंट को ये खबर पहुंचा दी गई है कि वो लोग एक इमरजेंसी वाले कॉमेट जो कि धरती की तरफ बढ़ रहा है उसके बारे में खबर लेके आए। उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट उन्हें इग्नोर कर देती है। ये बस वेट पे वेट किए जा रहे हैं, बहुत सारा टाइम बीत जाता है। तभी यहाँ पे एक जनरल आता है। जनरल सबको पानी देते हैं और कुछ स्नैक्स देते हैं खाने के लिए, और वो कहते हैं कि 10-10 डॉलर क्या है ये। कहते हैं व्हाइट हाउस में सब कुछ पैसे में मिलता है भाई साहब, पहले बता दूं। इन लोगों को क्या पता था, पहली बार बेचारे व्हाइट हाउस आए थे तो 10-10 डॉलर जनरल साहब को दे देते हैं। थोड़ी देर बाद जनरल यहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद केट को प्यास लगती है तो फ्रिज में से पानी निकालने के लिए चली जाती है और वो वहाँ बैठी एक लेडीज पूछती है कि इस बॉटल के कितने रुपए हुए मैडम। तो मैडम बताती है यहाँ पर तो हर चीज फ्री है, व्हाइट हाउस में कुछ भी पेड नहीं है। केट की खोपड़ी खोपचे में खलबली मच जाती, कहता है कि वो जनरल इतनी बड़ी पोस्ट का आदमी मेरे को 10-10 डॉलर बेच गया, हद हो गई यार। वो आकर के मिंडी और टेडी को ही बताती है कि इतना बड़ा जनरल है, कंट्री की इतनी बड़ी जिम्मेदारी और 10-10 डॉलर की चिंदी चोरी कर रहा, बताओ यार। अब ये चीज दोस्तों यहाँ की मेंटालिटी बन जाती है। अब दोस्तों आखिरकार यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही मोहतरमा चकाचौंध भरी है और उन्होंने अपने बेटे को ही अपना सेक्रेटरी बना रखा है। इनसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास बस 20 मिनट का टाइम है, जो भी एक्सप्लेन करना है जल्दी फटाफट से कर दो। अब प्रोफेसर रैंडी अपनी बातें बताना शुरू कर देते हैं। अब प्रोफेसर रैंडी क्या करते हैं ना, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से अपनी बातें बताते हैं, एक एक कैलकुलेशन इतने इंच से एक कॉमेट यहाँ पर। उनकी यार खोपड़ी के ऊपर से निकल जाती है बात राष्ट्रपति की, वो तो नेतागिरी वाले लोग, उन्हें कहा इतनी साइंस आए। तब केट उसकी बात को बीच में टोक के बताती है, क्योंकि थोड़ी इंसान भी थी साइंटिस्ट होने के अलावा। साइंटिस्ट भी इंसान ही होते दोस्तों, नो ऑफेंस, लेकिन एक डेडिकेटेड साइंटिस्ट था वो, इसलिए वो बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं उससे मतलब थोड़ा कम जानकार था। तो केट बताती है कि सिंपली मैं कहना चाहती हूँ मैडम आपसे कि एक कॉमेट धरती से जल्दी टकराने वाला है 6 महीने 14 दिन में, और एक बार अगर वो धरती से टकरा गया तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद प्रेसिडेंट हंसने लग जाती है, कहती है हाँ कितने % चांस है उसके। मिंडी कहता है कि 100% चांस है, बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं ऐसा थोड़ी होता 100%, ऐसे कैसे धरती नष्ट हो जाएगी, तुम लोग रिसर्च ही बेकार है, हटाओ यहाँ से। अच्छा तुम्हारे अलावा और कौन कौन ये बात मानता है, तुम्हें अकेले दिग्गज हो गया। वो कहते हैं कि हमने नासा से भी बात कर ली है। तो प्रेसिडेंट कहता है कि ठीक है हम एक बार और बात करेंगे नासा से। केट गुस्सा हो जाती है, कहती है कि आप लोग बात की गहराई समझे कि नहीं,
पूरी दुनिया खतरे में। प्रेसिडेंट कहती है अभी हम कुछ नहीं कर सकते यार, भाई सिगरेट का टाइम हो गया है, अगर हमने कुछ भी किया तो इलेक्शन में भैया भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा, लोग घबरा जाएंगे, वो भूल ही जाएंगे कि वोट हमको करना है, इतना बहका है, इतना पैसा खर्च किया, इसलिए हम चाहते रहे तुम लोग भी कुछ मत करो, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, हम तो बताएंगे कि कब क्या करना है, बस क्या इसके खिलाफ एक्शन लेना सब हम बताएंगे। ये लोग गुस्सा हो गया यहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर मिंटी कहते हैं कि यार हमें एक काम करना चाहिए, मीडिया के पास जाना चाहिए, राष्ट्रपति ने तो कुछ किया नहीं यार, मैंने उनसे पहले बात कर ली, क्या बदलते हो? तो वो लोग मीडिया वालों के पास जाते हैं। अब मिंटी और केट न्यूज चैनल वालों के पास पहुंच जाते हैं और जब ये लोग उन्हें बातें बताते हैं तो वो भी इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। लोग कहते हैं कि तुम्हें ये बातें हो तो बता नहीं है, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से बता रही है, बोर नहीं करना चाहिए तुम्हें, लोगों को मजा आना चाहिए तुम्हारी बात सुन के, लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, नहीं हमारी टीआरपी गिर जाएगी। उनकी बात सुनने के बाद ये दोनों हक्का बक्का हो जाते हैं, क्या भाई ये लोग भी यार हमारी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो कहते हैं देखो हेलो हम बोल रहे हैं, हम साइंटिस्ट हैं, अप्रूव साइंटिस्ट, ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, तुम लोग टीआरपी खेल रहे हो। ये लोग कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं है, तुम कभी पहले टीवी चैनल पे नहीं आए, तुम्हें मीडिया ट्रेनिंग की जरूरत है, पहले हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे उसके बाद ही हम तुम्हें लाइव भेजेंगे। सारी चीजों को देखने के बाद केट और मिंडी को बहुत गुस्सा आ जाता है यार। इसी टाइम पे केट का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आ जाता है, जब केट उससे वो सारी बात बताती है ना तो काफी परेशान हो जाता है। इसी टाइम मिंडी अपने परिवार वालों से बात करता है। मिंडी के फैमिली में कौन है? उसकी एक पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं जो कि बड़े हैं। मिंडी अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताता, वो सोचता है इसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए भाई। इनकी मीडिया ट्रेनिंग चलती रहती है। बहरहाल अब बहुत दिनों बाद इनको टीवी पर लाइव आने का मौका मिलता है भैया, लेकिन लाइव जाने से पहले मिंडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। वो पब्लिक गैदरिंग में कहा, वो तो अकेला साइंटिस्ट था यार, वो स्ट्रेस वाली दवाई खाता है और फिर लाइव डिबेट में आ जाता है। यहाँ पर 2 रिपोर्टर दिखाए जाते हैं, ब्री एंड जैक। मिंडी पूरा एक्सप्लेन करके चीजों को बता रहा होता है, पूरी साइंटिफिक थियरी जो भी होती है वो उसे शेयर करने लगता है हम लोगों के साथ। वो बताता है कि कैसे 6 महीने बाद पूरी धरती नष्ट हो जाएगी, लेकिन 2 रिपोर्टर तो भैया टटपूंजिए थे, वो तो हंसने लग जाते हैं, वो उनको सीरियस ही नहीं होने देते, हर बात का मजाक उड़ाते जा रहे थे। लोगों को भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है भैया। इस चीज को देखने के बाद केट गुस्सा आ जाता है भैया, वो सबको कहती है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मजाक लग रहा है तुम्हें, 6 महीने में पूरी धरती निपटने वाली है, सारे के सारे इंसान मरने वाले हैं, तुम अभी भी ऐसे घुमाए जा रहे हो। वो सब लोगों से चिल्ला के कहती है कि इंसान मरने वाले हैं। ये कहने के बाद वो रोती हुई चली जाती है, लेकिन वो जो रिपोर्टर होते हैं वो उसका माहौल बनाने लगते हैं। डॉक्टर मिंडी सोचता है कि आराम से मुझे सबको समझाना चाहिए। सारे लोग मिंडी की तारीफ करने लग जाते हैं, लेकिन भैया केट पर इतना गुस्सा होता है कि केट को लोग पागल समझने लगते हैं और उस पर पूरी कंट्री में मीम बनने लग जाते हैं। लोग कह रहे हैं तो पगला गई है। तो अभी यहाँ पे नासा के हेड की फिर से रिपोर्ट आ जाती है दोस्तों, और इस बात को वो नकार देती है। और इस चीज को देखने के बाद भैया मिंडी गुस्सा हो जाता है, कहते हैं तुम्हें पता है कि वो औरत आखिर है कौन? एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट से तो भैया उसका दूर का नाता नहीं है, आपको बता दूं वो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, इसलिए कुछ भी बकवास करे जा रही है और सब लोग मान रहे हैं। यहाँ पे भैया प्योर पॉलिटिक्स चल रही है। इतना कहने के बाद मिंडी पे अपने घर चला जाता है, केट भी अपने घर चली जाती है। टाइम ऐसे ही बीता जाता है, तभी इन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट क्या वो लेडी, उसका एक स्कैंडल लीक हो गया है। मतलब हर जगह प्रेसिडेंट के चर्चे हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के अंदर कितनी हवस भरी पड़ी है, सब बातें घूम रही हैं। तभी एफबीआई वाले मुंडी के घर पे पहुंच जाते हैं और वो जल्दी केट को भी पकड़ लेते हैं, उसके साथ साथ वो टेडी को भी पकड़ लेते हैं। जल्दी से इन सभी को प्रेसिडेंट के सामने पेश कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट से कहती है कि हमने तुम्हें बताया था ना कि किसी के सामने बाहर मत गाइयो, लेकिन हाँ तुम्हें ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे बुलाया है कि हम भी सच्चाई जान चुके हैं कि धूमकेतु यानी कि कॉमेट 6 महीने बाद धरती से टकराने वाला है, इसीलिए वही निपटने के लिए रास्ता हमने निकाल लिया है। हमारे साथ नासा की हेड भी है जिन्होंने पहले बयान दिया था कि कॉमेट है ही नहीं, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि भैया मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन करूंगी। ये सब बातें सुनने के बाद केट बेचारी गुस्सा आ जाती है, कहती है कि अचानक से आपको इतना यकीन क्यों हो गया हम पे? उस प्रेसिडेंट कहती है क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों की फिक्र है भैया। केट कहती है कि नहीं, अभी आपका एक स्कैंडल लीक हुआ है, हर जगह आप ही की चर्चा हो रही है, इसीलिए लोगों को भड़काना चाहती हो, लेकिन अच्छी बात है कि इसी के बहाने दुनिया बच जाएगी भैया। इसी के साथ सब लोग मिलकर प्लान बना देंगे, जल्दी से धूमकेतु पर हमला करेंगे भैया और उस पर एक एटॉमिक बम छोड़ेंगे। अभी यहाँ पे पहुंचेगा उससे पहले हम उसे ब्लास्ट कर देंगे। सब लोग इस बात से राजी हो जाते हैं, इसीलिए भैया अब हर जगह इसकी अनाउंसमेंट करवा दी जाती है कि भैया एक कॉमेट आ रहा है। सारे लोग मिंडी की तारीफ कर रहे होते हैं, केट की भी थोड़ी बहुत तारीफ हो रही थी, लेकिन वो थोड़ी विख्यात कम और कुख्यात ज्यादा हो गई थी। प्रोफेसर मिंडी की तारीफ ऐसी हो रही थी कि अरे भैया इनसे बड़ा समझदार प्रोफेसर तो आज तक हुआ ही नहीं। हर जगह उनका इंटरव्यू आ रहा था। इसी बीच बुरी का दिल भैया जो कि किसी पे भी आ जाता था, इस बार मिंडी पे आ गया। इनका अफेयर चलने लग जाता है। जल्दी वो दिन भी आ जाता है जब ये लोग परमाणु हथियार छोड़ने वाले होते हैं। सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, पूरी दुनिया खुशियां मना रही होती है और ये परमाणु छोड़ देते हैं। इसी मीटिंग के बीच में पीटर नाम का एक शख्स आ जाता है जो कि भैया अरबपति है
और आपको बता दें जैसे कि हर कंट्री का यही राग है, प्रेसिडेंट की चुनाव की जो फंडिंग है वो पीटर की तरफ से आती है। इसीलिए प्रेसिडेंट जो होती है ना, वो पीटर की हर एक बात को गौर से सुनती है, मतलब उसका अलाप जपती है। पीटर जब आता है तो अपने दोस्त को नहीं, अरे दोस्त इधर आओ तो मैं दूसरे कमरे में चल के बात करो, तो वो भी प्रेसिडेंट को दूसरे कमरे में लेके जाता है। थोड़ी देर बाद जब प्रेसिडेंट वापस आती है तो पहले जो परमाणु हथियार छोड़ दिए जाते हैं ना आकाश में, वो सारे वापस बुला लिए जाते हैं, क्योंकि उस मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया है। क्योंकि उसको देखने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं, भैया कहते हैं ये क्या हो रहा है। कीट, मिंडी और टेडी तीनों इतने बौखला जाते हैं, वो कहते हैं क्या बेवकूफाना हरकत कर रहे हो भैंचोद। इसीलिए तीनों अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। सॉरी दोस्तों, जुबान फिसल गई, दुनिया की तबाही की बात थी। इसके बाद यहाँ पे जेसन आता है, वो मिंडी से कहता है कि सिर्फ तुम ही आ सकती हो। तो मिंडी चला जाता है जेसन के संग। अब यहाँ पीटर आ जाता है। पीटर सबको बताता है कि पृथ्वी पर कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, जैसे कि कुछ भैया मिनरल्स जिन्हें हम टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। जो कॉमेट धरती पे आने वाला है वो उन मिनरल से भरा पड़ा है भैया, क्या बताऊं। इसीलिए हमारा प्लान थोड़ा चेंज आ गया है। हम उस कॉमेट को धरती से टकराने देंगे, और जब वो धरती के अंदर आने लग जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, मेरे पास बढ़िया टेक्नोलॉजी है, हम उसके इतने टुकड़े कर देंगे कि वो छोटे छोटे पत्थर आगे गिरेंगे यहाँ पे। फ्यूचर में उनका यूज करेंगे। अगर हमने सारे कॉमेट्स को इकट्ठा कर लिया ना, तो उसका एक टुकड़ा 140 ट्रिलियन डॉलर्स का होगा दोस्तों। इससे बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। चीजों सुनने के बाद अरे मिंडी का दिमाग हो जाता है हाइपर। वो कहता है कि हम लोग जिंदा ही कहाँ बचेंगे ये सब करने के लिए, पैसों को घंटा चार डालोगे। सब लोग मिंडी पे गुस्सा जाते हैं, ये कहाँ से आ गया पढ़ा लिखा साइंटिस्ट। पीटर कहता है कि टेक्नोलॉजी ना जिन जिन लोगों ने बनाई है ना, वो सारे लोग है नहीं है, नोबेल प्राइज विनर है। उनसे ज्यादा हम समझदार थोड़ी है, हमारा भविष्य बढ़िया हाथों में, तुम चुप रहो। इन सारी बातों को सुनने के बाद मिंडी चला जाता है। अब तो आपको मालूम चला ही होगा कि वो कहाँ जाएगा, केट और डैडी से मिलने। उनसे मिलके वो सारी बातें उनको बताता है। ये सब सुनने के बाद वो पगला जाते हैं, वो आपस में जोर जोर से बातें करने लग जाते हैं। तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है अरे यार मैंने तुम्हें टीवी पे देखा है, हमें इस बारे में बताओ यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग ये धूमकेतु के बारे में। केट फिर से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो तुम्हारी राष्ट्रपति 2 पैसे की, वो इतनी बेवकूफ है, बदअकल, वो पृथ्वी से उस कॉमेट को टकराने दे रही है ताकि कुछ बेवकूफ अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो जाए। इन बातों को सुनने के बाद सब लोग भैया टेंशन में आ जाते हैं, वो तोड़फोड़ मचाने लग जाते हैं, पैनिक करने लग जाते हैं। जल्दी बात फैल जाती है, और जैसा कि आप जानते हो सच बोलने की सजा क्या होती है। सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया भर आग लगभग एक ही जैसा है। पुलिस केट को पकड़ के ले जाती है। उसे 2 ऑफर दिए जाते हैं, या तो भैया हमेशा के लिए हम तुम्हें जेल में डाल दें, या तो मैं पेपर पे साइन कर दूं, या आज के बाद तुम उस कॉमेट के बारे में कोई भी बात नहीं करोगी। केट कहती है हाँ भाई, जेल में कौन जाएगा जब 6 महीने के बाद ही दुनिया से बाहर जाने वाले। वो कहती लाओ पेन पेपर में साइन कर दूं। लेकिन अब भैया चारों ओर ये बात तो फैल ही चुकी है कि वो धूमकेतु धरती से जल्दी टकराने वाला है, और इनकी अलग ही प्लानिंग चल रही है कि हम तो उसमें से अलग ही है, बहुत सारे मिनरल्स निकालेंगे, एलिमेंट्स निकालेंगे, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इसी बीच केट अपने मम्मी पापा के पास पहुंचती है, लेकिन उसके मम्मी पापा दरवाजा नहीं खोलते, उसे अंदर नहीं आने देते। कहते हैं कि अगर वो कॉमेट धरती से टकराएगा ना, तो हम जैसे बेरोजगार लोगों को भी नौकरी मिल जाएगी, और तुम चाह रही हो कि वो धरती से ना टकराए, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, दफा हो जाए यहाँ से। केट यहाँ से भी चले जाती, कहते मेरे माँ बाप तो पगले में क्या ही समझो। इसी बीच भैया ब्री और मिंडी जब अपने रूम में पहुंचते हैं, तब मिंडी की वाइफ वहाँ पर पहले से ही मौजूद होती है। उसकी वाइफ कहती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। यही कह के भैया मिंडी की वाइफ वहाँ से चली जाती है, बेचारी नाखुश होके। यहाँ पे हम केट को देखते हैं। सुपरमार्केट में नौकरी लग गई केट की, बधाई हो। सुपरमार्केट में दोस्तों एक बंदा आता है, वो केट को पहले से पहचानता था, उसने उसे टीवी पे देखा था। वो उससे कहता कह रहे यार तुम वो टीवी वाली हो ना। वो कहता है यार तुम्हें सही बताऊं ना, सब तुम्हारा मीम बना रहे थे, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम एक बहुत ही ब्रेव गर्ल हो, तुमने न्यूज चैनल पर सरकार की बैंड बजा दी यार। केट को लगता है मजाक कर रहा है, मजे ले रहा है। फिर यूल कहता है नहीं सचमुच दिल से बोल रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो कहता है कि मैंने बहुत सारी शराब की बोतलें चुराई हैं, मैंने यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, पैसे नहीं है। तो तुम चाहो तो एक काम करो, पुलिस वालों को कॉल कर दो। केट कहती है कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग एक काम करो, निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। इस बात को सुनने के बाद यूल केट को इनवाइट करता है। वो बताता है कि रात में वो लोग क्या पे पार्टी करने वाले हैं। तो अभी हम मिंडी को देखते हैं, जब भैया पीटर के चपरासी बन गए थे, मजाक कर रहा हूँ। वो मुआयना करने के लिए वहां पे चला जाता है। वो वहां पर पीटर के बड़े दिग्गज इक्विपमेंट्स को देखता है, उसे इनके इक्विपमेंट पर शक होने लगता है। मिंडी कहीं ना कहीं समझ जाता है भैया इनका प्लान तो फेल ही होने वाला है, पूरी धरती का नष्ट होना बिल्कुल लगभग तय लग रहा था उसे। इसलिए पीटर से कहता है तुम्हारा इक्विपमेंट ना 2 कौड़ी है, बता दो। पीटर भड़क जाता है। पीटर कहता है तो मैं 2 मिनट में गायब करवा दूंगा, तेरे जैसे साइंटिस्ट बहुत आए बहुत गए। मिंडी भी चुप हो जाता है, बेचारा मिंडी तो बेचारा डरपोक है ना। तो अभी यूल और उसकी गैंग पार्टी कर रही है, केट भी वहां पे आके बियर छांट रही है। बातों में यूल क्या करता है, केट वो एक किस्सी कर लेता है। केट कहती है नहीं ये सब नहीं। फिर केट को 6 महीने याद आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। उसके बाद फिर भाई केट कहती है हटाओ यार, एक किस्सी तो है, जिंदगी बची ही क्या है।
प्यारी करो। अगला सीन हमें मिंडी का दिखाया जाता है। न्यूज चैनल पे बैठे हुए मिंडी और मिंडी से बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं, जैसे कि मीडिया होती है भैया अपनी इंडियन हो चाहे कहीं की, सबका मजाक उड़ाए इस फिल्म में बहुत तरीके से। तभी बता रहा हूँ बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों ये। मिंडी जानता है कि सब लोग फिर से मेरा यूज कर रहे हैं, इसलिए मिंडी कहता है कि तुम गधों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। कहता है सब लोग आंखें खोलो, सब मरने वाले हैं। सरकार तो भैया मजाक ही बनाए पड़ी है, जान का सौदा कर रही है हमारी सरकार, दुनिया खत्म होने वाली है, अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो हम बहुत जल्दी मर जाएंगे। हम मिंडी ने जैसे ये कहा तो सीधी बात है उसको तो जेल होनी थी, सच बोलने का उसको भी खामियाजा भुगत नहीं था, उसे भी हिदायत दी जाती भैया। मिंडी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा 6 महीने उसके बाद फिर हवा भाई। अब यूल और केट तो भैया इंटीमेट हो जाते हैं, केट को यूल से प्यार भी हो जाता है। तो अभी केट तो भैया साइंटिस्ट थी, उसे तो हर चीज में साइंस ही नजर आएगी। तभी वो आसमान की तरफ देखती है और एकदम से चिल्लाती है। वो कहती है कि ये क्या है, ये तारा तो नहीं है, ये तो वही कॉमेट है जो कि अब दिखने लगा था। मिंडी रास्ते में घर जा रहा होता है, वो भी रास्ते में कार रोककर उस कॉमेट को पहचान लेता है और वो आसपास खड़े लोगों से कहता है देख रहे हो वो रहा ऊपर, अब तो भरोसा है ना, जस्ट लुक अप। वो आसपास के सब लोगों से कहता है देखो भैया अब निपटने का टाइम आ गया है, मेरी बात तो मान नहीं रहे थे पहले, सरकार तो भैया वहां मजाक बनाए पड़ी है, अभी भी वो लोग इस चीज को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। अब सच्चाई सामने है भैया, ज्यादा तहकीकात मत करो, सिर्फ ऊपर देखो। मिंडी केट को फोन करता है और कहता है कि एक काम करो जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ। तो पूरी दुनिया दोस्तों 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ लोग मिंडी और केट के संग हो जाते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे होते हैं। मिंडी और केट क्या करते हैं, एक वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं। एक तरफ सरकार होती है, बहुत सारे लोगों से कहती है शांत रहो, चिल करो, कह देगा हम पे विश्वास करो भैया, तुम आसमान की तरफ मत देखें, जो कि इस मूवी का नाम है डोंट लुक अप। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहती है, वो लोगों से कहती है कि वो लोग चाहते हैं कि आप ऊपर देखें क्योंकि वो समझते हैं कि वो आपसे ऊपर हैं और आप उन्हें देखें। कितनी बेवकूफाना बात है, लेकिन दोस्तों सच बताओ पॉलिटिशियंस ऐसी बात कहते हैं और हम उन्हें मान लेते हैं। ये चीजें ऐसी चलती रहती है दोस्तों। तभी केट मिलती है मैंडी से, वहाँ पे टेडी भी होता है और वो बताता है कि थोड़े देर पहले अमेरिका ने चाइना, इंडिया और रशिया को इस प्रोग्राम से बिल्कुल अलग कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो उस एलिमेंट से उन्हें कुछ भी नहीं देंगे और इस चीज से वो तीनों देश बिल्कुल बौखला गए, कह रहे हमें उस एलिमेंट से कुछ ना कुछ चाहिए, मिनरल वगैरह कुछ मिलेगा। और बहुत सी कंट्रीज ने उस कॉमेट को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी कॉमेट का कुछ नहीं हुआ, उनका मिशन फेल हो गया। इसीलिए उस चीज को देखने के बाद अब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हमारा क्या आशन होने वाला है। अब यूएस भी कोशिश कर लेगी ना तो भी ये मिशन में आपको बता दूं फेल ही होने वाला है। ये सुनने के बाद मिंडी तो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, उम्मीद छोड़ देता है। मिंडी केट और यूल से कहता है कि तुम भी मेरे घर चलो। मिंडी अपने घर की तरफ निकल जाता है। तब रास्ते में यूल कहता है देख मेरे को तुझसे प्यार हो गया, तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, मैं मरने से पहले तेरे से शादी करना चाहता हूँ यार। ये सुनने के बाद केट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। केट कहती है बहुत टाइम बाद मैंने कुछ बढ़िया सुना यार। मिंडी कहता है चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। इसी के बाद वो लोग घर की तरफ रवाना हो लेते हैं। इसी के बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, वो लोग भी भैया पीटर के संग मिलकर अपनी मिशन की शुरुआत कर रहे होते हैं। अब बहुत जल्दी मिसाइल लॉन्च हो जाती है भैया पीटर वाली। यहाँ पे प्रोफेसर मिंडी अपने घर पहुंचता है, अपनी वाइफ को देखता है और वो कहता है मुझे माफ कर दो। मिंडी के बच्चे मिंडी को देखने के बाद बड़े खुश होते हैं। इस बात को देख के मिंडी समझ जाता है कि उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया है, इसीलिए वो आज भी मिंडी का वेट कर रहे थे। उसकी वाइफ भी मिंडी को माफ कर देती है और मिंडी से कहता है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मिंडी वाइफ उसे बताती है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, क्योंकि शादी से पहले मैंने भी एक बार एक लौंडे के संग समझ गया। तो थोड़ी देर अपनी बीवी को वजह देखता है, फिर कहता है हाँ चलो मामला न्यूट्रल हो गया। दूसरी तरफ दोस्तों प्रेसिडेंट और पीटर को दिखाया जाता है। इनके पास सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले यंत्र आसमान में पहुंच चुके हैं उस कॉमेट को ध्वस्त करने के लिए, और वो उस कॉमेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक एक करके उन्होंने 24 जो रॉकेट भेजे थे उनमें से 6 तो पहले ही निपट गए। इनकी परेशानियां बढ़ रही थी और जो उस पर थे वो आपस में भिड़ के टूट गए या फिर उस कॉमेट को तोड़ने में नाकामयाब हो गए। मिंडी घर पे अब टेडी भी आ चुका है, उसे भी पता है ना कि दुनिया खत्म होने वाली है। सब लोग मिलके केट, यूल, टेडी, मिंडी, उसकी वाइफ और उसके दोनों बच्चे सब लोग मिलकर साथ में खाना खा रहे हैं। उन्हें पता है हमारा आखिरी डिनर होने वाला है। अपने लास्ट टाइम को वो चाहते थे कि मजे के संग जिए, बातें करते जैसे डिनर टेबल पे लोग करते हैं, इसीलिए सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। यहाँ पे पीटर और प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। धीरे धीरे उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि भैया हमारा मिशन 2 कौड़ी का था, हम 1 नंबर के बेवकूफ हैं। पीटर कहता है मेरे को सुसु आई है और वो सुसु निकल जाता है। अब पीटर को सुसु आया तो भैया प्रेसिडेंट को भी सुसु आ जाती है और वो भी निकल लेती है। ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं अरे हमारे भी बाल बच्चे हैं, अब निकलो, क्योंकि समझ जाते हैं इनको सुसु नहीं कुछ और ही आया, ये भाग गए। सबको मालूम कि वो लोग निकल लिए हैं, इससे वो सब लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। कोई कहता है मैं आखिरी बार अपने परिवार को ही देख लूं, सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जेसन इसी कमरे में बैठा होता है,
वो वेट कर रहा होता है, उसकी मम्मी उसे लेने आएगी। तभी हम मिंडी को देखते हैं। प्रेसिडेंट उसे फोन करती है, वो मिंडी को फोन करती है और उससे माफी मांगती है। हमारा तो दी एंड हो चुका है, हमें पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, तो हम इस चीज को बचा सकते थे, लेकिन अब तो भैया दूसरा कोई भी ऑप्शन बचा ही नहीं है। इसलिए हम धरती के सबसे पास वाले प्लेनेट पे जा रहे हैं, जहाँ पे पीटर ने खोज करी है कि जिंदगी है। हमारे प्लेनेट पे 2 लोगों की जगह है, अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। मिंडी कहता है नहीं, मैं धरती पे ही ठीक हूँ, मैं अपने परिवार के संग खुश हूँ, आखिरी सांस यही मिलूंगा मैं। तुम और जेसन, मुबारक हो तुमको, चले जाओ। प्रेसिडेंट जैसे ही जेसन का नाम सुनती है, उसे जेसन का याद आता है कि अपने बेटे को तो भूल ही गई है, उसे तो लेके ही नहीं आई। प्रोफेसर मिंडी उससे बात करने के बाद वापस आके टेबल ज्वाइन कर लेता है। सारे लोग खाना खाने वाले होते हैं, उससे पहले यूल प्रेयर करवाता है सबको। तभी वो कॉमेट धीरे धीरे धरती से टकराने लगता है। देखते ही देखते दोस्तों पूरी धरती तबाह होने लग जाती है। पूरे जंगल, झाड़ियां, पेड़ पौधे सब तबाह होने लगते हैं और सारे इंसान भी। सबकी आंखों में दोस्तों अपने आखिरी पलों को महसूस करते हुए आप देख सकते हैं। बहुत ही इमोशनल सीन है ये। देखते ही देखते दोस्तों पूरी धरती तबाह हो जाती है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। हमारे सामने दोस्तों 22,740 साल बाद का सीन आता है, जो हमें एक दूसरे प्लेनेट दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल धरती की तरह है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। पीटर, प्रेसिडेंट और बहुत सारे लोग इस प्लेनेट पे पहुंचते हैं। इस प्लेनेट में बहुत ज्यादा हरियाली होती है। तभी प्रेसिडेंट यहाँ पे एक जानवर को देखती है और इस जानवर का नाम होता है ब्रॉन्टी रॉक। जानवर दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों। प्रेसिडेंट जैसी उसके पास जाती है, उसे मार के खा जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। सारे जानवर इन सारे लोगों को मार डालते हैं। इन सारों का नाम और निशान भैया यहीं पे मिट जाता है। लेकिन हमारे सामने एक और सीन आता है दोस्तों। जब धरती नष्ट हो गई थी, सबको लग रहा था कि सब लोग मर चुके हैं, लेकिन टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे जेसन निकलता है। वो कहता है शायद मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान बचाऊं, इतना ही कहता है और वो अपनी सेल्फी लेता है। अब फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। फिल्म खत्म तो हमारी स्टोरी भी खत्म। और दोस्तों आपका प्यार खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरी आवाज में ये वीडियो पसंद आया और इस मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम था डोंट लुक अप, तो ऊपर नहीं अब नीचे देखने का टाइम आ चुका है और लाइक बटन दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी दबा सकते हो। हालांकि यूट्यूब ने डिसलाइक छुपा दिया है, तो हम भी छुपा के रखते हैं। तो आप बिना सब्सक्राइब किए किधर जा रहे हैं? चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड डे, गुड इवनिंग, मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वही समझ लेना। ठीक है, टाटा, बाय बाय। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।